चले फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आफ्टर टॉकिंग अबाउट प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। आज जो वर्ड हमने पकड़ा है वो कम्युनिकेशन है। यू नो फ्रेंड्स, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ मस्ट, क्योंकि बिना ऑफर और एक्सेप्टेंस के, कम्युनिकेशन के, एक कॉन्ट्रैक्ट अपने एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकता। हमने टाइम पे इस बारे में बात की है कि ऑफर का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, और अगर आप रिवोक कर रहे हैं तो उसका भी कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन इज अ मस्ट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और जो सेक्शंस आ जाएंगे वो सेक्शन 3, 4, 5 एंड 6, ये 3-4 सेक्शंस का रेफरेंस आपके सामने बार बार आएगा। लेट अस स्टार्ट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नाउ सी फ्रेंड्स, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में आमने सामने हो रहा है, ओवर द काउंटर है, फेस टू फेस है, तो क्वेश्चन ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट अराइज, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। दोनों आमने सामने है, मैंने ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट किया, बात खत्म हो गई। कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन के लिए किसी मोड का इस्तेमाल करते हैं, लाइक टेलीफोनिक है, ईमेल है, फैक्स है, या फिर मोस्टली जो यूज होता है वो बाय लेटर, बाय पोस्टेज में आपको ऑफर कर रहा हूं, फिर बाय लेटर आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो यहां पे कम्युनिकेशन में गैप आता है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन को कब इफेक्टिव माना जाएगा। तो आज का जो मुद्दा है वो यही है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है। तो देखिए, आप आपके मॉड्यूल में भी इंट्रोडक्शन यही दिया है कि भाई ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, उसके बिना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता। और फिर डिस्प्यूट्स भी होते हैं कि मैंने कब कम्युनिकेट किया, आपको कब मिला, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। सबसे पहले दिया है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ये मुद्दा है दोस्तों, when offer is communicated completely, when the completion of offer is considered, ऑफर के कम्युनिकेशन को कब कंप्लीट माना जाता है। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। when it comes to the knowledge of, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉलेज की स्पेलिंग मैंने पूरी नहीं लिखी है, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो बात बड़ी सिंपल है। सेक्शन 4 कहता है ऑफर इज कंसीडर्ड टू बी कम्युनिकेटेड कंप्लीटली व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरिंग। जिस बंदे को आपने ऑफर किया है, जब वो उसकी नॉलेज में आ जाएगा। तो अगर मैंने आपको यहां से लेटर लिख के ऑफर किया है, तो सिर्फ लेटर लिखना और भेजना पर्याप्त नहीं है। ऑफर का कम्युनिकेशन तब माना जाएगा जब वो आपकी नॉलेज में आए, जब वो लेटर आपको रिसीव हो जाए। मैंने आपको फोन पे ऑफर किया है, हो सकता है मेरे फोन में प्रॉब्लम हो, डिस्टर्बेंस हो, लाइन में कुछ खराबी हो, नहीं, ऑफर को कम्युनिकेटेड नहीं माना जाएगा जब तक कि वो आपको रिसीव ना हो जाए, जब तक आप उसको क्लियरली सुन ना लें। तो बात आसान है। देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, the communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, यानी जिस बंदे को किया गया है वो उस तक पहुंच जाना चाहिए। एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने, मिस्टर ए ने एक प्रपोजल दिया बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर ₹5 lakhs, and if the letter containing the offer is posted on 10th March, मैंने लेटर पोस्ट किया 10 मार्च को, वो आपको रिसीव हुआ 12 मार्च को, the offer is said to have been communicated on 12th March when we received the letter। so बात आसानी हो गई, क्लियर। Thus it can be summed up that when a proposal is made by post, its communication will be completed when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made। अब आगे फिर एक कॉम्प्लिकेटेड बात आ गई। हो सकता है मैंने आपको लेटर भेजा 10 तारीख को, आपके वहां पे मिल गया 12 तारीख को, हो सकता है आप उस समय घर पे ही नहीं हो, आप 3 दिन के लिए बाहर गए, आप 15 तारीख को आए। अब क्या देखते हैं, mere receiving of letter is not sufficient, he must receive or read the message contained in the letter। तो अब मैं बोलता हूं कि मैंने 10 को भेजा, 12 को आपको डिलीवर हुआ, लेकिन 15 तारीख को आपने पढ़ा, तो ऑफर को कम्युनिकेटेड कब माना जाएगा दोस्तों? 15 तारीख को, क्योंकि आपकी नॉलेज में तो वो तभी आया। तो वही लिखा है
कि आपको लेटर 12 को मिला, लेकिन अगर आप उसको 15 को पढ़ते हैं, इन दिस केस ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 15 मार्च एंड नॉट ऑन 12 मार्च। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों, वो प्रॉब्लम एक्चुअली हमें डील करने की नहीं है, लेकिन अपन डिस्कस करते हैं। मैंने लेटर भेजा, 12 तारीख को आपको मिल गया, मुझे क्या पता आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आप 12 को पढ़ेंगे, 13 को पढ़ेंगे, 14 को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, 10 दिन बाद पढ़ेंगे, हो सकता है आप लेटर को नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम ये मानते हैं कि एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति जैसे ही उसे लेटर मिलेगा वो उसे खोलेगा और उसे पढ़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम तो यही मानते हैं कि जिस दिन आपको लेटर रिसीव होगा उसी दिन आप उसको पढ़ लेंगे। अगर किसी जेन्युइन रीजन से आपने उस दिन उसे नहीं पढ़ा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो 12 को मिला लेकिन हमने उसे पढ़ा 15 को था। वरना बाय डिफॉल्ट तो हम यही मानते हैं कि एज सून एज यू विल रिसीव द लेटर यू विल रीड दैट आउट, आप उसको पढ़ ही लोगे। समझ में आ गई बात? तो इतना ध्यान रखिए कि 10 को मैंने लेटर भेजा, 12 को आपको मिला, तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा? 12 को, जब वो आपको रिसीव हो गया, आपकी नॉलेज में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब मामला थोड़ा टिपिकल है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। मैंने आपको 10 तारीख को लेटर भेजा, वो आपको 12 को मिल गया, अब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और बाय लेटर मुझे भेजेंगे। उसका कम्युनिकेशन कब होगा? देखिए, मॉड्यूल के हिसाब से चल रहा हूं मैं। पहले उन्होंने डिस्कस किया है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए, अगर मैं अपने हिसाब से आपको समझाना चाहूं, अगर हम अपने कंसेप्ट से चलें, आप जानते हैं एक्सप्रेस जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। आप जानते हैं इस बात को। एक्सप्रेस का मतलब बाय यूज ऑफ वर्ड्स, चाहे रिटन हो या स्पोकन हो, और इंप्लाइड का मतलब बाय कंडक्ट। ठीक है ना? अब जब मैं इंप्लाइड की बात मॉड्यूल में सेक्शन 3 के हिसाब से अगर चलूं तो उनका कहना है कि बाय एक्ट और बाय ओमिशन, बाय एक्ट और बाय ओमिशन। समझाऊं क्या दोस्तों? आप जानते हैं ऑफर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब किसी काम को करने के लिए, और नेगेटिव मतलब किसी काम को नहीं करने के लिए। ठीक है ना? तो अगर मैंने आपको अपना मोबाइल बेचने के लिए या आपसे आपकी घड़ी खरीदने के लिए ऑफर किया है तो वो टू डू समथिंग है। और अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस ना करें, तो टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग है, वो किसी काम को नहीं करने के लिए है। अब उसकी एक्सेप्टेंस कैसे होगी? अगर मैं आपको अपना मोबाइल बेचने के लिए ऑफर कर रहा हूं तो उसकी एक्सेप्टेंस कैसे होगी? आप उस मोबाइल को खरीद लेंगे, यानी यू आर एक्टिंग समथिंग। आप मुझे पैसे देके वो मोबाइल खरीद रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग, पॉजिटिव एक्ट। और अगर मैंने आपसे कहा है कि प्लीज आप मेरे खिलाफ कोर्ट केस ना करें, तो इस ऑफर की एक्सेप्टेंस कैसे होगी? बाय नॉट फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट मी। आप मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस फाइल नहीं करेंगे, वो ओमिशन कहलाता है। यानी उस काम को नहीं करना जिसके लिए आपको मना किया गया है, जिसके लिए आपको ऑफर किया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। नाउ देयर आर टू इश्यूज फॉर डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग। दे आर, पहला मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, एंड सेकंड वन व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। तो पहले हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसा हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 3 कहता है, मैंने लिखा है सेक्शन 3 कहता है कि two modes of communication, by act and by omission, by act and by omission। अब एक खतरनाक लाइन लिखी है, वैसे प्रैक्टिकल है। by act और by omission, intending thereby to communicate to the other or which has the effect of communicating it to the other। बात समझना? आज मैंने आपको अपना मोबाइल बेचने का ऑफर किया, आपने मनी मन सोच लिया कि हम उसे खरीद लेंगे, या मैंने कहा आप मेरे ऊपर कोर्ट केस ना करें, मैं आपको
मैं आपको कंपनसेशन दे दूंगा, तो आपने मनी मन सोच लिया कि आप कोर्ट केस नहीं करेंगे, बॉस नॉट इनफ। अल्टीमेटली आप जो काम करने वाले हैं या आप जो ओमिशन करने वाले हैं, अल्टीमेटली वो मेरी जानकारी तक भी तो पहुंचना चाहिए। तो आपके कंडक्ट या आपका जो ओमिशन है उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, वो मुझ तक कम्युनिकेट होना चाहिए। देखिए मैं दोबारा पढ़ता हूं। उनका कहना है कि एक्सेप्टेंस बाय एक्ट हो सकता है, बाय ओमिशन हो सकता है, इंटेंडिंग देयर बाय टू कम्युनिकेट टू द अदर और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन टू द अदर। गॉट इट? अब आगे फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कम्युनिकेशन बाय एक्ट, कोई भी काम करना, पॉजिटिव एक्ट। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप मुझे फोन करके बोल सकते हैं, आप मुझे लेटर लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी ऐसी आपकी गतिविधि जिससे आप मुझे कम्युनिकेशन कर पाए, चाहे वो ओरल हो, वर्बल हो, सॉरी रिटर्न हो, या आपकी कंडक्ट हो, पॉजिटिव एक्ट हो। आप गर्दन हिला के भी अगर मुझे हाँ करते हैं तो वो भी आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो वो कम्युनिकेशन ऑफ बाय एक्ट है। और ओमिशन क्या हो सकता है? सच ओमिशन इज कन्वेड बाय कंडक्ट और बाय फोरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस और असेंट। मतलब किसी काम को नहीं करने की इंटेंशन जब आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे, जैसे आपने मुझे लिख के दे दिया कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू फाइल एनी कोर्ट केस अगेंस्ट यू, तो इसका मतलब अब आप वो काम नहीं करेंगे, आपने फोरबियरेंस दिया है उस काम को नहीं करने का। या आप मेरे घर पे नोटिस लेके आए थे कि भाई मैं आपके खिलाफ ये कोर्ट केस लाया हूं, ये नोटिस है, या ये मैं कोर्ट में एप्लीकेशन देने जा रहा हूं, आपके खिलाफ केस करने जा रहा हूं। फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मुझसे कॉम्पेंसेशन ले लीजिए, लेकिन केस फाइल मत कीजिए। आपने उस नोटिस को, उस लेटर को फाड़ दिया। तो वो क्या था? आपका ऐसा एक्ट था जिससे ये पता लगा दैट यू आर नॉट गोइंग टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मी। एक्ट मतलब कोई ऐसा काम करना, और ओमिट मतलब उसे नहीं करना, उसकी फोरबियरेंस। ठीक है, ये हो गया। आगे लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग। Such omission is conveyed by conduct or by forbearance on the part of one person to convey his willingness or assent. However, silence would not be treated as communicating by omission. ये भी ध्यान रखिए, mere silence is no acceptance. कोई एक्ट होना चाहिए, कोई ओमिशन होना चाहिए, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, वो मुझ तक पहुंचना चाहिए, लेकिन mere silence को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हैं। What the point? चलिए आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, इन्होंने दोबारा इसको रिपीट किया है, पढ़ लेते हैं हम। फॉर इंस्टेंस, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट ए प्राइस बाय द सेलर टू अ विलिंग बायर विल बी अंडरस्टूड एज ए कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट। मैंने शॉपकीपर से कोई गुड्स मांगा, उसने हाँ नहीं किया, कुछ कहा नहीं उसने, लेकिन मुझे गुड्स दे दिए, तो ये उसकी एक्सेप्टेंस थी बाय एक्ट, बाय कंडक्ट। ठीक है, आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, किसी बस में बैठते हैं, किसी ट्रेन में सफर करते हैं, वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, क्योंकि उनकी तरफ से वो इम्प्लाइड ऑफर था। जैसे ही आप बैठे, वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है बाय योर कंडक्ट, आपकी एक्टिविटी से आप दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वेइंग स्केल, मैंने आपको बताया था कि स्टेशन पे या कहीं भी वेट मशीन होती है, वो एक इम्प्लाइड ऑफर है। आप जाइए, उस पर कॉइन डालिए, आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इम्प्लाइडली विदाउट यूजिंग अ वर्ड। तो इसका कहना है कि बाय योर कंडक्ट, द फर्स्ट एक्ट इज अ कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इट्स कम्युनिकेशन टू द ऑफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू कैरी एनी पैसेंजर। द सेकंड एक्ट इज अगेन अ कंडक्ट कन्वेइंग एक्सेप्टेंस टू यूज द वेइंग मशीन kept by the vending machine as an offer to render the service for a consumer। मतलब उनकी तरफ से ये इम्प्लाइड ऑफर है, और जैसे ही आप उस सर्विस को यूज करते हैं, वो आपका एक्ट है, आपका कंडक्ट है, वो आपकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक, लेकिन फिर अभी हम बात कर रहे थे कि एक्सप्रेस हो, इम्प्लाइड हो, एक्ट हो, कंडक्ट हो, ओमिशन हो, उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन। वो सामने वाले यानी ऑफरर की जानकारी तक आना चाहिए। मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मियर साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। ठीक है, आगे यही लिखा है, देखिए इसमें एक एग्जांपल भी दिया है इस पैराग्राफ में, देखिए आप।
where a resolution passed by the bank to sell land to A remained uncommunicated to A। क्या होता है कि बैंक के पास जो सीज्ड प्रॉपर्टी होती है ना, बैंक उसको नीलाम करती है या किसी के फेवर में उसको बेच देती है। तो मान लीजिए बैंक ने एक रेजोल्यूशन पास किया अपनी प्रॉपर्टी को मिस्टर ए को बेचने का। तो देखिए रेजोल्यूशन पास किया मतलब बैंक ने डिसाइड कर लिया, लेकिन बैंक ने उसका कम्युनिकेशन मिस्टर ए को नहीं दिया। तो भले ही बैंक ने रेजोल्यूशन पास कर लिया उस प्रॉपर्टी को मिस्टर ए को सेल करने का, लेकिन क्योंकि उसका कम्युनिकेशन मिस्टर ए को नहीं किया गया था, इट विल नॉट रिजल्ट इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और बैंक उस प्रॉपर्टी को मिस्टर ए को सेल करने के लिए बाइंड नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन का प्रॉपर एक्सेप्टेंस का प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। इसमें केस आगे आएगा, हम कंसिडरेशन में पढ़ेंगे। क्या हुआ, एक पर्सन ने स्कूल में एप्लीकेशन लगाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई। स्कूल की जो मैनेजिंग कमेटी है उनकी मीटिंग हुई, स्कूल की मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हुई, और वहां पे डिसीजन लिया गया दैट मिस्टर ए इज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। तो मीटिंग में निर्णय ले लिया गया कि भाई इन्हें प्रिंसिपल बना दिया जाएगा, लेकिन उसका डिसीजन अपॉइंटमेंट लेटर मिस्टर ए को नहीं भेजा गया। समझ गए क्या आप? अब हुआ क्या, वो मीटिंग, वो जो कमेटी थी उसके किसी मेंबर ने ऑफिशियली अनऑफिशियली मिस्टर ए को बता दिया कि भाई कांग्रेचुलेशन, आपका अपॉइंटमेंट हो गया। सो क्या मिस्टर ए और स्कूल के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है? आई वुड से नो, क्योंकि स्कूल की मैनेजिंग कमेटी की तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन मिस्टर ए को नहीं दिया गया था। और यही तो हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में कि जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक ऑफर या एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं माना जाएगा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। समझ गए? वही यहाँ पे लिखा है कि अगर बैंक ने प्रॉपर्टी सेल करने का रेजोल्यूशन पास किया है और अगर वो अनकम्युनिकेटेड है तो फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ माना जाएगा। सेंट्रल बैंक वर्सेस वेंकटेश। ठीक है, ये एक पोर्शन हुआ कि भाई कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मोड क्या होता है। वो एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, बाय एक्ट हो सकता है और बाय ओमिशन हो सकता है। अब एक कॉम्प्लिकेटेड बात पढ़ेंगे हम, व्हेन कंप्लीटेड। यहां लिखता हूं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीटेड, उसे कंप्लीट पूरा कब माना जाता है। अब क्या करता है लॉ, इसे दो पार्ट में डिवाइड करता है। अगेन सेक्शन 4 पे है हम। अगेंस्ट ऑफर, अगेंस्ट ऑफर। पहले मैं लिख दूं फिर आपको समझाता हूं ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या होता है, देखिए ऑफर में तो हमने सीधा सीधा बोल दिया कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब होगा, जब वो ऑफर की नॉलेज में आ जाएगा। बट एज फार एज एक्सेप्टेंस इज कंसर्न, लॉ इसे दो पार्ट में डिवाइड करता है।
लॉ इसे दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? अगेंस्ट ऑफरर एंड अगेंस्ट ऑफरी। थोड़ा प्रैक्टिकली बात को समझिएगा कि मैं ऑफरर हूं, मैंने आपको लेटर पोस्ट किया 10 तारीख को, आपको लेटर मिल गया 12 तारीख को, आपने मन बना लिया कि सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड यू पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 15th of March। ध्यान से सुनना, यू पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 15th of March। तो दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही आपने 15 मार्च को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया ना, वो तीर आपकी कमान से निकल गया, अब वो आपकी रीच से बाहर हो गया। मतलब आपने फाइनली मुझे एक्सेप्टेंस दे दी, अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो जैसे ही आप लेटर बॉक्स में डालेंगे, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेटेड मान लिया जाएगा अगेंस्ट मी। अगेंस्ट मी का मतलब अब मैं मतलब ऑफरर उस कॉन्ट्रैक्ट से बंध गया हूं। जिस दिन आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लेटर बॉक्स में डाला, ऑफरर उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड हो जाता है। अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, इवन इफ ही हैज नॉट रिसीव्ड द लेटर येट, भले ही उसने अभी तक उस लेटर को प्राप्त नहीं किया है। तो इसलिए बोलते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटेड against the offerer as soon as the letter of acceptance is posted by the offeree। वो उसकी पहुंच से बाहर हो गया, उसने तीर कमान से निकाल दिया है, अब तो आपको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ऑफरर के अगेंस्ट में उसे कम्युनिकेटेड मान लिया जाता है। लेकिन अगेंस्ट ऑफरी यानी आपके लिए वो एक्सेप्टेंस तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक वो लेटर मुझ तक नहीं पहुंच जाए, सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरी व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। गॉट द पॉइंट? तो चलिए इसे आप मॉड्यूल में से पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है देखिए। लेट अस नाउ कम टू द इशू of when communication of acceptance is complete. In terms of section 4 of the act, it is complete as against the proposer when it is put into the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor to withdraw the same, ताकि वो उसकी पावर से बाहर हो जाए, अब वो उसे विड्रॉ नहीं कर सकता। तो आप फंस गए, आप बन गए, समझे? अगेंस्ट द ऑफरर कब? जब उसने उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया, और अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आगे चलते हैं, मैं और समझाऊंगा आपको। और ये तो वही है, when the proposal is accepted by letter sent by the post, the communication of acceptance will complete against the proposer when the letter of acceptance is posted, and as against the acceptor when the letter reaches the proposer. What the point? फिर एक एग्जांपल आपको दे रखा है, चलिए इसको भी नहीं पढ़ के बता देता हूं आपको। In the above example, if B accepts A's proposal and sends his acceptance by post on 14th, the communication of acceptance as against A is completed on 14th. समझ गए ना? When the letter is posted. As against B, acceptance will be communicated when the letter reaches A. Here, A, the proposer will be bound by B's acceptance even if the letter of acceptance is delayed in post or lost in transit। क्योंकि जैसे ही उसने लेटर बॉक्स में डाला था, आप बंद गए थे। अब वो मैटर नहीं करता कि वो लेटर डिले होता है, आपको कब रिसीव होता है या नहीं होता है। द गोल्डन रूल इज प्रपोजर बिकम्स बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट द मोमेंट एक्सेप्टर हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बट इट इज नेसेसरी। ये बाय डिफॉल्ट ऑब्वियस सी बात है, ये जरूरी है कि उसने जो लेटर पोस्ट किया है वो प्रॉपरली एड्रेस्ड हो, उस पर प्रॉपरली पोस्टेज स्टैंप लगे हो, यानी उसकी तरफ से लेटर पोस्ट करने में किसी तरह की टेक्निकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इन सच एन इवेंट, द लॉस ऑफ लेटर इन ट्रांजिट, रॉन्ग डिलीवरी, नॉन डिलीवरी एक्सेट्रा विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें एक्सेप्टर की कोई गलती नहीं है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हो ही जाएंगे। ठीक है। However, from the viewpoint of acceptor, he will be bound by his acceptance only when the letter of acceptance has reached the proposer. So it is crucial in this case that the letter reaches the proposer. तभी जाके acceptor उससे bound होगा। If there is no delivery of the letter,
The acceptance could be treated as having been completed from the viewpoint of proposer, but not from the viewpoint of acceptor. Of course, this will give rise to an awkward situation. क्योंकि लेटर उसने डाल दिया, आप फंस गए, लेकिन आपको मिला नहीं. सॉरी, लेटर उसने डाल दिया, यानी लेटर ऑफरी ने पोस्ट कर दिया, ऑफरर फंस गया. लेकिन जब तक वो ऑफरर को रिसीव नहीं होगा, ऑफरी तो फ्री है, क्योंकि वो बाइंड तभी होता है जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर को रिसीव हो जाता है. तो ये ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स. ये तो अभी तक हम बाय लेटर बाय पोस्ट बात कर रहे थे. अब अगर एक्सेप्टेंस आप टेलीफोन पे या टेलेक्स पे दे रहे हैं, तो देखिए यहां भी जो लॉजिक है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का है. सामने वाली पार्टी को यानी जो ऑफरर है उसे वो क्लियरली एक्नॉलेज हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए. When an offer is made of instantaneous communication like telex or telephone, fax or through email, the contract is only complete when the acceptance is received by the offeree and the contract is made at the place where the acceptance is received. तो इनमें ऐसा होता है कि हम उसके रिसीव होने तक का इंतजार करते हैं. तो मान लीजिए टेलीफोन लाइन में प्रॉब्लम है या टेलेक्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है या ईमेल डिलीवर नहीं हुआ, तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा. वो तभी माना जाएगा जब वो चीजें ऑफरर की नॉलेज में आ जाए. और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का स्थान क्या है, वो भी वही होगा जहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव की गई है. जहां एक्सेप्टेंस रिसीव होती है वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है. ठीक है. फिर लिखा है, however in case of call drops and disturbances in the line there may not be a valid contract. वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब तक इफेक्टिवली उधर कम्युनिकेट नहीं होगा, अगर लाइन में डिस्टर्बेंस है, कॉल ड्रॉप है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसे कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा. तो फिर यहाँ बर्डन एक्सेप्टर पे है, ऑफरी पे है. मान लीजिए जो ऑफरी है वो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस आपको दे रहा है, लेकिन फोन कट गया या फोन की लाइन में बहुत डिस्टर्बेंस है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफरी कि वो दोबारा फोन करे ताकि उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिवली आप तक हो जाए. क्योंकि जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक हम उसे वैलिड नहीं मान सकते. एक केस आपको यहां पर दिया है, एंटोर्स वर्सेस माइल फार ईस्ट कॉर्पोरेशन. इसकी डिटेल में जाने की हालांकि हमको जरूरत नहीं है, पर बता देता हूं इसमें मैटर क्या था. एंटोर्स जो है वो इंग्लैंड की एक कंपनी थी, यूके बेस्ड, और माइल फार ईस्ट जो है वो नीदरलैंड की कंपनी थी. तो क्योंकि कंपनी दोनों अलग अलग कंट्रीज की हैं, एक यूके से है, एक नीदरलैंड से है, तो जो कम्युनिकेशन है वो टेलेक्स के थ्रू हुआ. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं. देखिए इसमें फिर इशू ये राइज हुआ था कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस क्या माना जाए, यूके माना जाए या नीदरलैंड माना जाए, क्योंकि जो प्लेस होगा वहीं की कोर्ट लगेगी, वहीं का जुरिस्डिक्शन लगेगा, वहीं पे आप केस फाइल करेंगे. तो फिर डिसीजन ये हुआ कि जहां एक्सेप्टेंस रिसीव होती है, जहां एक्सेप्टेंस रिसीव होती है वही प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है. तो यहाँ पे जो यूके बेस्ड कंपनी है एंटोर्स, वो ऑफरर थी. जो नीदरलैंड की कंपनी माइल फार ईस्ट है वो ऑफरी थी. उन्होंने टेलेक्स के थ्रू अपना एक्सेप्टेंस दिया, तो वो एक्सेप्टेंस चूंकि इंग्लैंड में रिसीव हुई थी, इसलिए प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड ही माना गया. ठीक है ना बच्चों. अब एक इंटरेस्टिंग टर्म है, अच्छा है ये भी, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस. कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, थोड़े इश्यूज हैं इसमें, चलिए अपन बात करते हैं क्या लिखा है. देखो एक जो क्लियर फंडा है इसको पढ़ने से पहले, कंडीशंस कभी एक्सेप्टेंस के साथ में नहीं होती है बच्चों, कंडीशंस हमेशा ऑफर के साथ में होती है. आप जानते हैं क्योंकि एक्सेप्टेंस तो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए, ऑफर कंडीशनल हो सकता है ना. अब ऑफर के साथ अगर कंडीशन होती है तो वो उसकी टाइम बताई जानी चाहिए. मैं ऑफर आपको आज दे रहा हूं, उसकी कंडीशन 3 दिन बाद बताऊंगा, नहीं चलेगा. मैं ऑफर आपको आज दे रहा हूं, उसकी कंडीशन भी मुझे आज ही बतानी पड़ेगी. व्हाट द पॉइंट. दूसरा इसमें एक इशू आता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसमें कंडीशंस इंप्लाइड होती है. जैसे आप रेलवे का टिकट खरीदते हैं, हवाई जहाज का टिकट खरीदते हैं, किसी होटल में रूम बुक कराते हैं, या किसी वेबसाइट से आप कोई रूम बुक कराते हैं, कोई टूर पैकेज बुक कराते हैं, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो इंप्लाइड होती है. ठीक है ना. तो वो मान के चला जाता है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने पढ़ ली है और आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है. ऐसा कुछ मुद्दा आने वाला है. देखिए, समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस वेयर देयर आर कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेशल कंडीशंस.
These special conditions are conveyed tacitly. Tacitly मतलब impliedly. These special conditions are conveyed tacitly, and the acceptance of these conditions are also conveyed by the offeree. Again, tacitly or without him even realizing it. जैसे ही आप रेलवे का टिकट खरीदते हैं, हमने मान लिया कि आपने रेलवे की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लिया है और आपने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया है। जैसे ही आप मेक माई ट्रिप पे कोई रूम बुक कराते हैं, हम मान लेते हैं कि उन्होंने आपको कंडीशंस कम्युनिकेट कर दिया, आपने पढ़ लिया, आपने जान लिया, आपने मान ली, और जैसे ही आपने रूम बुक किया, इसका मतलब आपने उन कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया, भले ही आपको पता ही नहीं कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। सो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं। समझ गए? फॉर इंस्टेंस, where a passenger undertakes a travel, the conditions of travel are printed on the back of the ticket. Sometimes these special conditions are brought to the notice of the passenger and sometimes not. और टिकट पे लिखी होती है, टिकट के पीछे लिखी होती है, आपको बताई जाए चाहे नहीं बताई जाए, वो implied है। In any case, the passenger is treated as having accepted the special conditions the moment he bought his ticket. Got it? When someone travels from one place to another by air, it could be the scene that special conditions are printed at the back of the air ticket. बात अभी भी वही है। कुल मिला के कंक्लूजन क्या है? ये मान लिया जाता है कि कंपनी ने आपको उन्हें बता दिया है, आपने उन्हें पढ़ लिया है, आपने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये भी एक कोर्ट केस आपको दिया हुआ है, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, इसमें प्लेंटिफ ने ट्रेवल किया था दिल्ली से कोलकाता बाय एयर एंड द टिकट बोर्ड कंडीशंस इन फाइन प्रिंट। थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको इसको क्या था, हालांकि डिटेल में जानने की जरूरत है। इसमें जो ट्रेवल किया था वो मिस्टर सनत कुमार दत्ता थे। मिस्टर सनत कुमार दत्ता ने इंडियन एयरलाइन का कोई टिकट लिया दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए। ठीक है, टिकट खरीद लिया आपने, बैठ गए आप, वो प्लेन क्रैश हो गया। वो प्लेन क्रैश हो गया, ये बात 1956 या ऐसे कहीं की है। वो प्लेन क्रैश हो गया। अब जब प्लेन क्रैश हो गया तो उसमें मिस्टर दत्ता, जो शरद कुमार दत्ता है, उनकी डेथ हो गई बाय एक्सीडेंट। ठीक, तो जो उनकी वाइफ थी, ये जो नाम है मुकुल दत्ता, ये उनकी वाइफ है, मिसेस मुकुल दत्ता। उन्होंने फिर इंडियन एयरलाइंस के ऊपर केस किया कि भाई आपकी नेग्लिजेंस, आपकी लापरवाही की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और मेरे हस्बैंड को उसका कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, इंडियन एयरलाइंस उसके लिए लायबल है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि हमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताई नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं थी। तो जो कोर्ट केस चला, फिर उसमें बहुत सारी डिटेल देखी। कोर्ट केसेस के डिसीजन बहुत लंबे होते हैं, तो उसमें उन्होंने ये डिसीजन दिया कि भाई जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एयरवेज है वो तो इंप्लाइड होती है। जब आप टिकट खरीदते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने उन्हें पढ़ लिया है और आपने उन पर अपनी एक्सेप्टेंस भी दे दी है। और यहाँ तो क्या हुआ था, मिस्टर सनत कुमार की तो डेथ हो गई थी। हमें क्या पता उन्होंने टिकट खरीदते समय टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी या नहीं पढ़ी। ठीक है, उन्होंने उनको माना या नहीं माना। तो ये बात इंप्लाइड है कि टर्म्स एंड कंडीशंस आर डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, एक और कोर्ट केस इसमें दिया है आपको, अगला पैराग्राफ। Yet another example is where a launderer gives his customer a receipt for clothes received for washing. देखिए यहां भी कोर्ट केस दिया हुआ है, लिली वाइट, ये लॉन्ड्री का नाम है लिली वाइट वर्सेस आर मन्नुस्वामी। इसमें भी बताता हूं आपको क्या हुआ था। ये आर मन्नुस्वामी ने अपनी कोई साड़ी लॉन्ड्री में दी थी वॉशिंग के लिए या ड्राई क्लीन के लिए। ठीक, अब लॉन्ड्री की एक कंडीशन थी, उसके टिकट पे ही लिखा हुआ था कि भाई इन एनी केस अगर लॉन्ड्री में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारी लाइबिलिटी सिर्फ उस आर्टिकल की एमआरपी के 50% तक ही लिमिटेड होगी। यहाँ 15% दिया वो गलत है, 50% है। तो लॉन्ड्री ने कहा कि हमारी जो लाइबिलिटी फॉर डैमेज गुड्स है या लॉस्ट गुड्स है वो सिर्फ 50% तक ही रहेगी। फिर ये जो आर मन्नुस्वामी है, इन्होंने केस किया उस कंपनी के ऊपर। लॉन्ड्री ने अपनी लाइबिलिटी को डिनाई किया क्योंकि वो पहले ही उसको बता चुके थे कि हमारी लाइबिलिटी 50% है। तो देखिए ये बात तो हम मानते हैं कि कंडीशंस आपने कम्युनिकेट कर दी थी। ओके, कम्युनिकेशन वाज प्रॉपरली मेड और हमने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन जब अच्छा, मैं पहले आपको एक कंक्लूजन बता दूं। ठीक है, फिर कोर्ट ने ये देखा कि ऑल्दो the conditions of offer were properly communicated to the offeree, yet the condition of 50% of market price
was unreasonable, वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी थी। क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोचिए ना, अगर ऐसे लाइबिलिटी 50% तक की हुई तो फिर लॉन्ड्री वाला यही करेगा, 1000 रुपए की चीज है उसको घुमा देगा और आपको 500 रुपए का कॉम्पेंसेशन दे देगा, तो ये तो उसकी पॉलिसी हो जाएगी। इससे तो उसको बहुत फायदा होगा, वो बार बार अच्छी अच्छी चीजें घुमाएगा, 1000 रुपए की चीज के आपको 500 रुपए देगा, अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा, उधर उसको 1000 रुपए की चीज मिल गई। तो फिर कोर्ट ने कहा कि ऑल्सो द कंडीशन वाज कम्युनिकेटेड, लेकिन ये कंडीशन अनरीजनेबल थी ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इसलिए इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया और आपको पूरा का पूरा जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो कॉम्पेंसेशन के रूप में पे करना पड़ा। ठीक है ना, देखिए वो लिखा भी है, द टर्म्स वर अनरीजनेबल एंड P was entitled to recover full value of the साड़ी from the dry cleaner। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं। क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो यू नो बैंक के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सब प्री प्रिंटेड होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, आपसे साइन करवा लिए जाते हैं, वो स्टैंडर्ड है। जैसा मैंने कहा कि आप एयरवेज से कोई टिकट बुक कराते हैं, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। गवर्नमेंट से आप कोई टेंडर लेंगे या गवर्नमेंट में आप कोई गुड सप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। आपने मेक माई ट्रिप से, यात्रा से, गोवा एग्रीगो से कुछ भी बुकिंग कराई, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहां पर टर्म्स एंड कंडीशन स्टैंडर्ड होती है और वो क्लियरली अगर आपकी नॉलेज में ला दी जाए, जैसे बैंक है तो वो डॉक्यूमेंट आपको देता है बाकायदा, आप उस पर साइन करते हैं, उनको देखते हैं, तो वो क्लियरली अगर आपके नोटिस में ला दिए जाए तो फिर उन्हें कम्युनिकेटेड और एक्सेप्टेड मान लिया जाता है, चाहे आपने उन्हें पढ़ा हो या नहीं पढ़ा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो उसी समय आपकी नॉलेज में आने चाहिए। इस पैराग्राफ में भी एक कोर्ट केस दिया हुआ है, रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम। इसमें क्या हुआ, घनश्याम जी ने अपना कुछ गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में बुक कराया, हो गया साहब बुक, एट द टाइम ऑफ बुकिंग नो कंडीशंस वर कम्युनिकेटेड, आपने गुड्स बुक करा दिया, 3 दिन के बाद आपके पास उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से एक लेटर आया और उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई, अपनी लाइबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करते हुए कुछ पॉइंट्स लिखे। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने डिसाइड किया, इफ देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ ऑफर इटसेल्फ, द सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन ऑफ कंडीशंस इज नॉट वैलिड वन, उसे वैलिड नहीं माना गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, वो टैसिट भी हो सकती हैं, एक्सप्रेस भी हो सकती है। अगर उन्हें ऑफरिंग की नॉलेज में ला दिया जाता है तो फिर उन्हें एक्सेप्ट मान लिया जाता है, चाहे आपने उन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। गॉट इट? तो आज लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हमने पढ़ा है। एक बार बता दूं, सबसे पहले हमने पढ़ा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 4, ये आसान था। ऑफर का कम्युनिकेशन तभी होता है जब वो ऑफरिंग की नॉलेज में आ जाए। फिर हमने पढ़ा भाई कम्युनिकेशन का एक्सेप्टेंस कैसे होता है, तो भैया वो कैसे भी हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, बाय एक्ट और कंडक्ट हो सकता है या बाय ओमिशन हो सकता है, सेक्शन 3। फिर हमने इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि ऑफ एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफर, अगेंस्ट ऑफरिंग। और फिर अभी हमने लास्ट में पढ़ा अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस, या हमने पढ़ा कि टेलीफोन से कैसे होता है, ऑफर के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बार इतना अच्छे से आप धीरे धीरे मॉड्यूल में से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके छोटे छोटे इश्यूज को सम अप करेंगे और देन विल प्रोसीड फर्दर। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।